ये बात उस समय की है जब होली आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। इस घटना को जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमेश का बेटा सागर कई महीनों बाद शहर से अपने गांव लौट रहा था। आसमान पर हर तरफ काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी खतरे की घंटी हो, और तेज बारिश बरस रही थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस होली की खुशियां एक भयानक हादसे में बदलने वाली हैं। सावित्री अपने बेटे के आने की खुशी में उसकी पसंद के पकवान बना रही थी। अभी तक सागर घर नहीं पहुंचा। आज ही के दिन ट्रेन को लेट होना था। इतने दिनों बाद मेरा बेटा आ रहा है और ऊपर से ट्रेन भी लेट है। फिक्र मत करो सावित्री, आज काफी तेज बारिश है, इसीलिए ट्रेन लेट है। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। हेलो। हाँ पापा जी, मैं 1 घंटे बाद स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम स्टेशन पर ही रुको, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। पापा जी, आप इतनी बारिश में क्यों तकलीफ झेल रहे हैं? मैं खुद आ जाऊंगा। बेटा, तुम्हें अभी अपने गांव की हालात का पता नहीं है, तुम बस स्टेशन पर ही रहो, मैं आ रहा हूँ। रमेश नहीं चाहता था कि उसका बेटा अकेला आए, क्योंकि गांव में आए दिन खून खराबा और चोरी की वारदातें होती रहती थीं। राघव स्टेशन पहुंचने वाला है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। कुछ खाकर जाइए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। मैं खाना लगा देती हूँ, पहले आप खाना खा लीजिए। रमेश ने मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया और निकलने लगा। अकेले जा रहे हैं? नहीं, मैं रघु को साथ ले जाऊंगा। वो पहले ही चोरी चकारी में बदनाम है, उसकी संगत छोड़ दीजिए। ठीक है, रघु के अलावा किसी और को साथ ले जाऊंगा। रमेश ने छाता उठाया और स्टेशन की तरफ निकल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल गरज रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। लेकिन रमेश को क्या पता था कि ये बरसात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगी। चलते चलते रमेश रामू की चाय की टपरी पर पहुंचा। वहां रघु और शंकर चाचा पहले से बैठे थे। रघु बोला, अरे ओ रमेश भैया, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो? स्टेशन जा रहा हूँ रघु भैया, सागर शहर से आ रहा है उसे लेने के लिए, क्योंकि तुम तो जानते ही हो गांव के हालात क्या हैं। काफी समय बाद तुम्हारा बेटा आ रहा है। जी रघु भैया, होली है ना इसलिए, वरना आप तो जानते हैं सागर को छुट्टी ही नहीं मिलती। ये सुनकर शंकर चाचा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनका बेटा भी शहर से आते समय डकैती में मारा गया था। बारिश बहुत तेज थी। रघु बोला, भाई, इतनी बारिश में जाना ठीक नहीं है। वैसे भी छाता एक ही है और बारिश तेज है। थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, जैसे ही बारिश रुकेगी हम मिलकर सागर को लेने चले जाएंगे। अच्छा रामू भैया, इतने में मेरे लिए एक कड़क चाय लगा दो। रमेश चाय पीने लगा। चाय का आखिरी घूंट जैसे ही उसने खत्म किया, उसी वक्त बारिश थम गई। दोनों मिलकर स्टेशन की तरफ चलने लगे। रमेश को बीवी ने मना भी किया था कि रघु को मत ले जाना, लेकिन रमेश को क्या पता था कि आगे मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। उधर आसमान में काले बादल गरज रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रहे हों। उधर स्टेशन पर सागर अपने पिता का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पिताजी ने अकेले आने से मना किया था। सागर बड़बड़ाया, अरे, एक तो ट्रेन समय से पहले आ गई और पापा जी भी अभी तक नहीं आए। धीरे धीरे स्टेशन खाली होने लगा। सारी दुकानें बंद हो गईं। सिर्फ एक ऑटो वाला वहां खड़ा रह गया। सागर ऑटो वाले की तरफ बढ़ा। भाई साहब, कलमुरा जाना था। कलमुरा का नाम सुनते ही ऑटो वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं जी, हम वहां नहीं जाएंगे, अभी हमें मरना नहीं है। अरे भाई, इतना क्यों डर रहे हो? क्या बात है आखिर? ऑटो वाला धीमी आवाज में बोला, वहां एक छलावा नजर आता है जो किसी का भी रूप बदलकर जान ले लेता है। अरे भैया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी उन्हीं बातों पर अड़े हैं। भाई, जिनका वास्ता पड़ा है केवल वही जान सकते हैं। मुझे अपनी जान प्यारी है, तुम कोई और रास्ता देख लो। ये कहकर वो चला गया। सागर ने सोचा, अरे अजीब आदमी था यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं। ऊपर से अभी तक पापा जी भी नहीं आए। चलो खुद ही चला जाता हूँ। आखिरकार सागर ने पैदल जाने का फैसला किया।
कि वो पैदल ही करमोरा चला जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होने वाला है। इधर रमेश और रघु रास्ते में थे, उधर सागर को ट्रेन वक्त से पहले उतार चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी और खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। दोनों चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। पहले उन्हें लगा कोई अजनबी होगा, लेकिन जब गौर से देखा वो सागर था। रमेश घबरा गया। बेटा, तुम्हें स्टेशन पर रुकने को कहा था। सागर ने जवाब दिया। पापा जी, ट्रेन जल्दी पहुंच गई थी। अरे आप लोग इतने डरते क्यों हो? आखिर है क्या इस गांव में? रघु चाचा, आप ही बता दें। बेटा, अब तुम आ गए हो ना, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। चलो चलते हैं, इस समय यहाँ रुकना ठीक नहीं है, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। उन्हें क्या पता था कि ये अचानक मुलाकात कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि आने वाली अनहोनी की शुरुआत थी। तीनों गांव की तरफ चल पड़े। आसमान में काले बादल फिर से और घने होने लगे थे। काफी वक्त गुजर चुका था। उधर सावित्री घर पर अपने बेटे और पति का इंतजार कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और बारिश फिर से बहुत तेज हो गई थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। सागर वहां आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही माँ की आंखें खुशी से भर उठी। माँ, पापा जी कहाँ है? तुम्हें लेने गए थे, रास्ते में नहीं मिले। नहीं माँ, मैं तो अकेला आया हूँ। अब सवाल ये था कि अगर सागर घर पर है तो वो कौन था जो रमेश के साथ जा रहा था? क्या सच में कोई भेष बदलकर उनके बीच में घुस चुका था? और क्या छलावे का खेल शुरू हो चुका था? उधर रास्ते में बारिश फिर तेज हो गई। रमेश बोला, अरे रघु, जल्दी से कोई छिपने की जगह ढूंढ, वरना बीमार पड़ जाएंगे। चलते चलते उन्हें एक टूटी फूटी चाय की टपरी दिखाई दी। तीनों बारिश से बचने के लिए वहीं रुक गए। रात गहरी हो चुकी थी और अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। तभी सागर बोला, पापा जी, बहुत तेज आई है, हल्का होना है। हाँ सागर, मुझे भी आई है, चलो हल्का होने चले। दोनों टपरी से दूर जंगल की तरफ पड़ने लगे। रघु ने आवाज लगाई, अरे सागर, कहाँ जंगल के अंदर घुसते जा रहे हो? चलो यहीं कर लेते हैं। जंगल जितना अंदर जाते उतना ही सुनसान होता जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि वे किसी ऐसी चीज के करीब पहुंच रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रघु फिर बोला, अरे सागर, कहाँ लेकर जा रहा है? बस बहुत हो गया अब। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। रघु ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सागर वहां से गायब था और सामने धुएं में एक भयानक आकृति उभरी। रघु के पैर जम गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। धीरे धीरे वो ताकत उसे अपनी तरफ खींचने लगी। रघु डरते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आया? मैं याद दिलाता हूँ। आज से कई साल पहले मैं इसी रास्ते से शहर से लौट रहा था और आगे से तुम मुझे मिले थे। तुम्हारे हाथ में औजार था। तुमने मुझसे पूछा कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने कहा सामान है। मैंने वो सामान तुम्हें दे दिया और तुमसे विनती की कि मुझे कुछ मत करना, लेकिन तुमने तरस नहीं खाया और मुझे मार डाला। उस दिन से मैं तुम्हारा इसी रास्ते पर इंतजार कर रहा हूँ और देखो, आज तुम मुझे मिल गए। आज सालों का बदला आखिरकार पूरा हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने भी तुमसे ऐसे ही हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने रहम नहीं किया। आज तुम्हें भी वही अंजाम मिलेगा। और फिर घने जंगल के बीच एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और उसी जगह रघु मारा गया। इस तरह उस प्रेत का सालों पुराना बदला पूरा हुआ।